Hello, dear students. Welcome to all of you in SD Vidya School Ambala Kent e-learning classes, unit number 3, electrochemistry. Students, what is the electrochemistry? Electrochemistry is the study of production of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. Means स्पॉन्टेनियस इट इज़ अ ब्रांच, ये एक ऐसी ब्रांच है बेटा केमिस्ट्री की जो जिसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, जितनी भी रिएक्शन फिजिबल हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं तो दैट ब्रांच इज नोन एज द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, जितनी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं, उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अगर आप यूज़ करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट ब्रांच इज नोन एज द इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट potential difference across the conductor is directly proportional to current flowing through it. Means potential differences V is proportional to करंट फ्लोइंग थ्रू इट. जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर. आर इज रेजिस्टेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट. करंट की यूनिट क्या होते हैं? आई मतलब करंट. करंट की यूनिट्स क्या हैं? एम्पियर. आर मीन्स रेजिस्टेंस, यूनिट्स क्या हैं? ओम्स. Now, what do you understand by the term resistance? Resistance एक ऐसी प्रॉपर्टी है, it is a property of a substance which obstructs the flow of current. इट मीन्स रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो करंट को फ्लो करने से रोकती है. ऑब्स्ट्रक्ट्स मतलब रोकना. ठीक है, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस जो कि करंट को फ्लो करने से रोकती है. इट डिपेंड्स ऑन number 1 directly proportional to length of wire and inversely proportional to area of cross section. Means directly proportional to length and inversely proportional to area. By combining equation number 1 and 2, R is proportional to length over एरिया. ओके, नाउ जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन फिर से रिमूव करेंगे यहाँ पर तो आपके पास रो आ जाएगा. दिस इज अ सिंबल ऑफ रो. रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी. रो इज रेजिस्टिविटी. इट मीन्स resistance, R is resistance, rho is resistivity. Resistance is equal to resistivity when length of wire is 1 centimeter and area is 1 centimeter square. It means अगर आप वैल्यू लेंथ की 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे तो ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, देन R इक्वल टू रो. इसका मतलब रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by a conductor if length of the wire is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Now next topic is conductance. Conductance, it is denoted by G. It is a reciprocal of resistance. Students, resistance क्या करता था? करंट के फ्लो को रोकता था, ऑब्स्ट्रक्ट करता था. लेकिन कंडक्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को बनाकर रखता है. ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट मे बी द ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. तो इट मीन्स कंडक्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को बना के रखता है, करंट के फ्लो को बनाए रखता है. ठीक है, और जो रेजिस्टेंस था वो क्या करता था? करंट के फ्लो को रोक देता था, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता था. ठीक है, तो इसका मतलब जी कंडक्टेंस इज 1 बाय आर. अब रेसिप्रोकल है तो नो डाउट इस रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या थे? ओम्स. तो कंडक्टेंस के क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स. यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थे? ओम. तो कंडक्टेंस उससे रेसिप्रोकल है तो उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ओम इनवर्स.
Now students, next video, second video of electrochemistry related to the topic conductivity. Students, what is the conductivity? Conductivity is the reciprocal of resistivity. Symbol of resistivity is rho. It means, and symbol for the conductivity is kappa. This is the K, kappa. Okay. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Means conductivity is reciprocal of resistivity means kappa is inversely proportional to resistivity. Kappa is equal to 1 upon rho. Now students, as you know that R equal to rho L upon A. तो rho क्या हो गया आपके पास? R A upon L. Put the value of rho resistivity R A upon L is here R A upon L. R A upon L. Now 1 upon R is conductance, that is G. 1 upon R is conductance, this is G. And L over A is cell constant, that is known as G star. It means kappa equal to 1 upon R is reciprocal of resistance is conductance and length over area is G star. This is a cell constant. It means conductivity is equal to G star. G is conductance and G star is cell constant. What is the cell constant? It is the ratio of length over area to the area of the cross section. And the units of conductivity is, please remember, units of conductivity is Simon centimeter inverse. What is the Simon? ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि रेसिप्रोकल है, ये आपके पास कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हुए? ओम इनवर्स भी कह सकते हो और साइमन भी बोल सकते हो. तो साइमन को हम कैपिटल एस से लिखते हैं, तो इसीलिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. बेटा अगर आपके पास लेंथ भी 1 हुई और एरिया भी 1 हुआ, मतलब जी स्टार सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कापा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन आर, एंड 1 अपॉन आर इज नोन एज जी. इट मीन्स conductance is equal to the conductivity if length of the wire is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. Now students, next topic is there are the two types of conductance, metallic conductance and electrolytic conductance. बेटा metallic conductance होती है metals में. metals में conductance का क्या कारण होता है? metal में conductivity क्यों होती है? metals are good conductor of electricity. Why? Because they have the free electrons. Due to the movement of free electrons is responsible for the कंडक्शन. लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस में स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होता. ठीक है, एंड मेटालिक कंडक्टेंस इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज kernels start vibrating, which produce hindrance in the flow of इलेक्ट्रॉन्स. कैर्नल्स होते हैं जो मेटल्स के बीच में होल्स हैं. जब आप टेम्परेचर दोगे तो होगा क्या? जो होल्स होंगे ना मेटल्स के बीच में, वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और उनके वाइब्रेट होने से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की जगह आसानी से नहीं मिल पाएगी. इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मेटल्स में जो होल्स होते हैं ना, अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो वाइब्रेट करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने की जगह नहीं मिल पाएगी. इसीलिए मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसके अंदर होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स में. इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? आयंस. फॉर एग्जाम्पल NaCl. NaCl में कौन से आयंस हैं? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. NaOH भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोलाइट? अगर किसी सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करें, मतलब उसका एक्वस सोल्यूशन लें और वो अपने आयंस में
टूट जाए, डिसोशिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल NaCl को अगर वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। NaOH को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो किस में डिसोशिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब भी कोई चीज़, अब जब भी कोई सब्सटेंस अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है तो उसके जो आयंस की मूवमेंट है वही उसकी कंडक्टिविटी का कारण होती है, वही उसके रिस्पॉन्सिबल होती है उसके कंडक्शन के लिए। तो इसके अंदर इसका मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। पहले NaCl किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, और फिर बाद में जब हमने उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया तो वो किस में चेंज हो गया, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जैसे ही बेटा वाटर ऐड करोगे तो उनके बीच की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगी और वो अपने आयंस में टूट जाएंगे, और आयंस में मूवमेंट ज़्यादा होने के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे वो अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे और आयंस में कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर देने से सब्सटेंसेस अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। Next, video number 3 related to the electrochemistry is on the topic molar conductivity. Students, now what is the molar conductivity? Molar conductivity is conductivity per unit concentration. Concentration means molarity. ठीक है, तो means conductivity per unit concentration is known as the molar conductivity and its SI units are Simon centimeter square mole inverse. Students, please remember for the numericals, conductivity, units of conductivity is Simon per centimeter. Units of conductivity is Simon per centimeter, but the units for the molar conductivity is Simon centimeter square mole inverse. Now students, next topic is what is the effect of concentration on the conductivity. The solution is more concentrated. When the solution is more concentrated, the conductivity is more. For example, students, आपने दो बीकर लिए हैं, दोनों बीकर में, एक बीकर में आपके पास, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट आपके पास एक ये बीकर है और एक ये बीकर है, दोनों बीकर, ये भी 100 ml का बीकर है और ये भी आपके पास 100 ml का बीकर है। इसमें आपके पास 5 ग्राम NaCl है, इसमें आपके पास 10 ग्राम NaCl है इन 100 ml। 100 ml दोनों में वाटर है, दोनों में 100 ml वाटर है, दोनों बीकर्स में 100 ml वाटर है और इसमें 5 ग्राम NaCl है, इसमें 10 ग्राम NaCl है। तो नंबर ऑफ आयंस NaCl के ज़्यादा किस में होंगे, इसमें या इसमें, पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने इतना सा वॉल्यूम लिया इसका, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस इस वाले में ज़्यादा होंगे एज फर्स्ट के कंपैरिजन में, सेकंड में ज़्यादा होंगे क्योंकि सेकंड में NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। मोर द नंबर ऑफ आयंस per unit volume, more is the conductivity, because here the concentration is more due to the number of due to the quantity of NaCl is more here. Okay, so that's why in the second case conductivity is more due to number of because due to the number of ions per unit volume are greater in the second case as compared to the first case. Now, next topic is molar conductivity. Students, as you know that molar conductivity is inversely proportional to concentration by the formula. Okay, molar conductivity is inversely proportional to concentration by the formula. It means molar conductivity increases with decrease in the concentration, because total volume of solution containing 1 mole of electrolyte increases with increase in the dilution. Okay, now students, ये आपके पास molar conductivity है and this is the
कंसंट्रेशन, √C मीन्स कंसंट्रेशन मीन्स मोलारिटी। बेटा एक ग्राफ जो है वो मैंने लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ है, आप इसको ना जितना मर्जी आगे इंक्रीज करते जाओ, जैसे मैंने इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट भी कर लिया, बढ़ाता गया मैं इसको, लेकिन ये कभी भी ना इस पॉइंट पे, जीरो वाले पॉइंट पे, ये होता है ना जीरो पॉइंट, ठीक है, इस पे कभी भी ये मीट नहीं करेगा। बट लेकिन अगर आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले ग्राफ को देखो, आगे 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 ऐसे करके ऐसे 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 कर बढ़ाते जाएंगे, तो एक्स्ट्रापोलेट करने पर ये यहाँ पर इस पॉइंट पे आके ये कंसंट्रेशन इसकी ज़ीरो हो जाएगी। बट लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्स्ट्रापोलेट करने पर भी वो कभी भी ज़ीरो पर, चाहे आप इधर से आगे बढ़ाते जाएं, एक्स्ट्रापोलेट करते जाएं, चाहे आप इधर से एक्स्ट्रापोलेट करते जाएं, बट लेकिन ये कभी भी ज़ीरो पर मीट नहीं करेगा। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ लेंगे तो ये आगे जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये ज़ीरो पर मीट कर जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब कंसंट्रेशन बेटा देखो, अगर ना आपकी ये कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। अगर मैं कंसंट्रेशन को जीरो ले लूँ, कि मैंने सी को जीरो ले लिया, ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन जीरो होगी तो समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपके पास द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मीन्स जब मोलर कंडक्टिविटी में आप कंसंट्रेशन को जीरो ले लेंगे तो समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी एंड दिस इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब ये C क्या हो गया, जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी अगर जीरो आ जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। तो इसका सिंबल क्या बन गया, यहाँ ऊपर जीरो है, देखिए, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो हो गई है। दिस इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। Video number 4 related to the electrochemistry based on the topic molar conductivity for the weak electrolyte and the molar conductivity for the strong electrolyte. Now, students, for the strong electrolyte, it is possible to determine the molar conductivity at infinite dilution in case of strong electrolyte by extrapolation of the curve molar conductivity versus concentration. स्टूडेंट्स, जब आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाते जाएंगे, मैंने आपको बोला ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। मतलब जब कंसंट्रेशन जीरो होती है तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जीरो पे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ग्राफ को। बट लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप जितना मर्जी आगे इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लें, लेकिन ये कभी भी जीरो पर मीट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई आप उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं बता सकते। तो उसको आप कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डी बाय हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन। दैट इज weak electrolyte के लिए it is impossible to determine the molar conductivity at infinite dilution in case of the weak electrolyte by extrapolation of the curve molar conductivity versus concentration, as the curve becomes parallel to the y-axis when concentration approaches to zero. आप इस ग्राफ को जितना मर्जी बेटा आगे बढ़ा लो, लेकिन ये जीरो पर कभी भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप नहीं बता सकते, क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन जीरो कभी होगी ही नहीं। स्ट्रॉन्ग की बता सकते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन डी बाय हक्कल-ऑन-सागर इक्वेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज ऊपर जीरो है मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, B is the constant and constant depends upon the nature of solvent and temperature. And what is root C? This is the concentration. B is the constant which depends on the nature of solvent and temperature. Now next topic is Colrett's law. What do you understand by the term Colrett's law? Beta, this law is only for the
weak electrolytes, limiting molar conductivity for the weak electrolytes cannot be determined by extrapolate this curve. आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी ज़ीरो पे मीट नहीं करेगा. तो इसके लिए कॉलरट्स लॉ है. कॉलरट्स लॉ के थ्रू आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की फाइंड आउट कर सकते हो. वो किसकी इक्वल होती है? Limiting molar conductivity of a compound of a substance is equal to the sum of the limiting molar conductivities of their ions. For example, अगर आपको NaCl की limiting molar conductivity निकालनी, फाइंड आउट करनी, तो किसकी इक्वल होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव. कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, वन न्यूमेरिकल फॉर दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको बेटा कैलकुलेट करनी है CaCl2 की. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? Ca+2 की, CaCl2 में क्या है? Ca इज कटायन एंड Cl इज अनायन. तो कटायन क्या है? Ca पॉजिटिव. तो Ca+2 प्लस 2 टाइम Cl नेगेटिव. तो आपके पास Ca+2 की वैल्यू दी है 119 प्लस एज इट इज 2 टाइम्स Cl नेगेटिव की कितनी दी है? 76.3. आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 की आ जाएगी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgSO4, कटायन इज Mg पॉजिटिव एंड अनायन इज SO4-2. तो Mg+2 की भी दे रखी है आपको और SO4-2 की भी आपको दी हुई है. तो आप दोनों वैल्यूज को पुट करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, तो इट मीन्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कॉलरट्स लॉ. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द कॉलरट्स लॉ. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है और आपको इन 3 कंपाउंड्स की दी हुई है, तो आप देखो आपको जिसकी बतानी है उसके अंदर कौन कौन से आयन है. एक है CH3COO नेगेटिव और दूसरा है H+. तो आप देखो आपको CH3COO नेगेटिव तो यहाँ से मिल जाएगा और H+ यहाँ से मिल जाएगा. इट मीन्स आप इन दोनों को ऐड कर दो और आपको किसकी नहीं चाहिए? दैट इज Na की नहीं चाहिए, Cl की नहीं चाहिए. तो इसका मतलब आप NaCl को इसमें से माइनस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर बेस भी एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ. नाउ द न्यूमेरिकल नंबर 8 इज, आपको बेटा मोलर कंडक्टिविटी NaCl की दी है, HCl की दी है, CH3COO Na की दी है, इन 3 की दी है और पूछी है CH3COOH की. तो बेटा देखो आप CH3COOH में क्या है? CH3COO मतलब एक ये है और दूसरा H है, मतलब इन दोनों की ऐड करो. देखिए इन दोनों की आपको क्या क्या चाहिए? CH3COOH की फाइंड आउट करनी है ना, तो इट मीन्स आपको CH3COO चाहिए एंड H चाहिए और NaCl आपको नहीं चाहिए. तो Na और Cl वाली आप इसमें से माइनस कर देंगे. तो देखिए बेटा CH3COO Na की कितनी है? 91. HCl की कितनी है? 425.9 और NaCl की कितनी है? 126.4. तो आपने इन दोनों को ऐड किया और इसमें से इसको माइनस कर दिया. आपके पास CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन SD Vidya School, Ambala, Kent. Class 12th e-learning classes, unit number 3 electrochemistry, video number 5. Students, now the next application of the Colbert's law is to determine the degree of dissociation. Degree of dissociation is equal to molar conductivity over limiting molar conductivity. जब ये ऊपर 0 होता है तो इसका मतलब है limiting molar conductivity. Molar conductivity over limiting molar conductivity. Now, the next application related to the Colbert's law is to calculate the dissociation constant. That is C alpha square upon 1 minus alpha. What is C here? C is the concentration. Concentration means molarity and alpha is the degree of
डिसोसिएशन जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन में किया है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ओवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. And now the dissociation constant is equal to C alpha square over 1 minus alpha. Fourth application related to the Coleridge law is solubility. How will you calculate the solubility? Solubility is equal to conductivity multiplied by 1000 upon limiting molar conductivity over limiting molar conductivity. Now the numericals related to the Coleridge law is numerical number 2. The molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is. molar conductivity means आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. एंड आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा हम कैसे बताते हैं, ये कंसंट्रेशन, ये जो आयंस हैं आयंस के सम के इक्वल होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH कैसे फाइंड आउट करोगे, H प्लस की प्लस अनायन की. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन. नाउ अब आपके पास दोनों की वैल्यूज दी हैं, आपने दोनों को की वैल्यूज को पुट कर लिया. दिस इज 349.6 प्लस 54.6. This comes out to be 404.2 Simon centimeter square mole inverse. And molar conductivity is given. This is 46.1 Simon centimeter square mole inverse. And molarity is also given 0.025 mole per liter. तो बेटा अब आप अल्फा की वैल्यू बता सकते हो कैसे, मोलर कंडक्टिविटी दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज 404.2. तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 0.114. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के. इट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट के, नॉट कापा. दिस इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट के C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. अल्फा आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, कितना है 0.114. and C concentration given in the question 0.025. तो बेटा प्लीज एक चीज अब आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए, अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो वो आयंस के सम के इक्वल होती है. और मोलर कंडक्टिविटी के लिए जैसे अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, तो मोलर कंडक्टिविटी मीन्स दिस इज ऊपर C लिखा हुआ होगा, दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी बताने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कापा. दिस इज कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर C. बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है, उनको लगता है कि ये भी K है और ये भी K है, बट दोनों केस में डिफरेंस है. ये K फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है, एंड ये जो K है इसके अंदर यहाँ पर ये दैट इज कंडक्टिविटी है, दैट इज कापा. तो कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर C. तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको कितनी दी है, दैट इज 0.0248 1000 एज इट इज. और मोलैरिटी की वैल्यू 0.20. यहाँ से आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आएगी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5. स्टूडेंट्स हेयर द कंडक्टिविटी दी हुई है आपको, कंडक्टिविटी मतलब कापा कितनी 7.896 इंटू 10 की पावर माइनस 5 1000 एज इट इज. C कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी कितनी दी है 0.0241. तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये देखो ऊपर 0 लिखा है ना, इसका मतलब दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 390.5. अब आपने अगर अल्फा बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कैसे बताओगे, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को डिवाइड करके आपको अल्फा मिल जाएगा. और फिर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना आता है C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा. C की वैल्यू कितनी है कंसंट्रेशन की 0.0241, वो आपने पुट कर दिया. अल्फा की वैल्यू 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसका स्केयर है तो स्केयर करेंगे 1 माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू फिर 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो आंसर विल बी 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5. Now, video number 6 related to the electrochemistry is
Numerical number 1 suggests a way to determine limiting molar conductivity of water. बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताने का क्या तरीका है? दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयंस. आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इक्वल होती है. मतलब अगर आपने वाटर की फाइंड आउट करनी है तो वाटर में कौन कौन से आयंस हैं? H प्लस और OH नेगेटिव. तो H प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस OH नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और एक और तरीका है आपके पास, जैसे अब आपको पता है कि वाटर में OH और H दोनों आयन हैं, तो देखो OH आपको यहाँ से मिल जाएगा, H यहाँ से मिल जाएगा. इन दोनों को ऐड कर दो और आपको क्या नहीं चाहिए? किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं चाहिए? Na और Cl की नहीं चाहिए, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं. दोनों में से कोई सा एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 जो हमारा रहता है अभी बीच में, the resistance of a conductivity cell containing 0.001 capital M KCl solution is, resistance कितना दिया है? 1500 ohm. What is the cell constant? बेटा cell constant क्या होता है? G स्टार. और आपको उसके लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है, मतलब कापा की कितनी? 0.146 इंटू 10 की पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर. बेटा जहां भी यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर है ना, वो यूनिट कंडक्टिविटी के हैं. मींस हियर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, आपको पता है फॉर्मूला, कंडक्टिविटी दैट इज कापा इज इक्वल टू जी स्टार. हमने ही पहले डिस्कस कर लिया है. कापा की वैल्यू आपको कंडक्टिविटी की दी है. जी का फॉर्मूला होता है 1/R, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1/1500. और यहां से आप जी स्टार सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 रिलेटेड टू द प्रीवियस कंसेप्ट्स. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, diameter 1 centimeter. Diameter 1 centimeter means radius is 1/2 centimeter and length is 50 centimeter. Length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ohm. ओम किसकी यूनिट होते हैं? रेजिस्टेंस के. तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपको दिया है कितना? 5.55 into 10 की पावर 3. रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, रो. एल लेंथ आपको दी है 50 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कितना होता है? πr², दैट इज 22/7 इंटू रेडियस आपको 1/2 की स्क्वायर. यहां से आपके पास बेटा रेजिस्टिविटी आ जाएगी. एज यू नो डैट कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स कापा, दिस इज कापा के, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स 1/87.135. द आंसर ऑफ द कंडक्टिविटी इज इन द साइमन पर सेंटीमीटर. बट मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय कंसेंट्रेशन. कंडक्टिविटी आपने निकाली हुई है 0.01148 1000 एच. कंसेंट्रेशन आपको कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.05 कैपिटल M. तो यहां से अब आपके पास ये जो आंसर आएगा मोलर कंडक्टिविटी का, दिस इज इन द साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 8. तो बेटा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 9 भी कर चुके हैं. नाउ द न्यूमेरिकल नंबर 7. Here there are the two molarities, 0.1 mole per liter KCl solution having the resistance 100 ohm and 0.02 mole per liter KCl solution having the resistance 520 ohm. एंड फॉर द 0.1 मोल पर लीटर वाले सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, दैट इज 1.29 साइमन पर मीटर. बट लेकिन 0.02 मोलैरिटी वाले केसीएल सोल्यूशन के लिए आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है. नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर द टू कंसंट्रेशन जैसे हमने डिस्कस किया है, 0.1 मोल पर लीटर एंड 0.02 मोल पर लीटर. 0.1 वाले के लिए रेजिस्टेंस 100 ओम है, 0.02 मोल पर लीटर के लिए 520 ओम है. कंडक्टिविटी 0.1 वाले के लिए दे रखी है 1.29, लेकिन इसके लिए कंडक्टिविटी भी बतानी है और मोलर कंडक्टिविटी भी बतानी है. तो आप कैसे बताएंगे?
कंडक्टिविटी को सबसे पहले बेटा सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपके पास आंसर आया कंडक्टिविटी का, दैट इज 1.29 इंटू 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। एज यू नो डेट द फॉर्मूला कापा इक्वल टू जी जी स्टार। तो आपके पास कापा की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 1.29 इंटू 10 की पावर -2। जी का फॉर्मूला होता है 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स 1/100, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस 100 ओम है। जी स्टार आपके पास आ जाएगा, दिस इज अ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट यहाँ होगा वही कांस्टेंट आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जी स्टार दिया हुआ है, लेकिन आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला वही जी जी स्टार, और जी क्या होता है 1/r, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 520 आपने पुट कर दिया, और जी स्टार आप ये वाला यूज़ कर लेंगे। अब आप सोच रहे होगे ना कि हमने ये सब कुछ क्यों किया। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ से जी स्टार जो मिल जाता सेल कांस्टेंट, वो हम यहाँ पर पुट कर सकते थे, सो डैट कि हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाए। और फिर इस कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय कंसंट्रेशन से आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। Okay, this is the conductivity 0.00248 into 1000 divided by concentration here is 0.02 mole per liter. Now, students, next video number 7 related to the electrochemistry is last numerical. स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टिविटी आपको मोलैरिटी दी है 0.001028 कैपिटल एम, एंड कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दी है 4.95 इंटू 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस के डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी ओवर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें से आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखिए ऊपर 0 दिया हुआ है, इट मीन्स दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, और मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी बाय द फॉर्मूला कापा 1000 ओवर सी। व्हाट इज दिस के, दिस इज अ कापा, दिस इज कंडक्टिविटी 4.95 इंटू 10 पर -5 1000 as it is, C is the concentration, and molar conductivity comes out to be 48.15 Simon centimeter square mole inverse. Alpha, this is the degree of dissociation, molar conductivity over limiting molar conductivity, 48.15 divided by 390.5. This comes out to be 0.1233, and now this K is dissociation constant, C alpha square over 1 minus alpha. Please don't be confused in this K and this K. This is the conductivity and this is डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर वो कंडक्टिविटी है तो उसके यूनिट्स दिए हुए होंगे साथ में जरूर साइमन पर सेंटीमीटर। तो आपके पास सी कंसंट्रेशन 0.001028 एंड अल्फा की वैल्यू आपने पुट की, यू विल गेट द रिजल्ट 1.78 इंटू 10 की पावर -5। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्टूडेंट्स, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है। अल्फाबेटिकली बेटा ए पहले आता है या सी पहले आता है, ए, तो इट मीन्स एनोड पहले कैथोड बाद में। अल्फाबेटिकली एन पहले आता है या पी पहले आता है, अल्फाबेटिकली एन पहले आता है, तो इट मीन्स नेगेटिव देन पॉजिटिव। अल्फाबेटिकली ओ पहले आता है, आर बाद में, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इट मीन्स एनोड पे चार्ज है नेगेटिव और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे चार्ज है पॉजिटिव, उस पर होगी रिडक्शन। बेटा किसी भी मेटल की रॉड को अगर हम उसी मेटल के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया तो किसका इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जिंक का। ऐसे ही अगर मैंने कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया तो किसका इलेक्ट्रोड बन जाएगा, कॉपर का। और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का फ्लो कैसे आता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को आप किसके थ्रू कनेक्ट करोगे, विद अ सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज में हम हमेशा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इनर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनर्ट, जो केमिकली रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाएगा फिर तो वो आपस में इसके साथ जिंक के साथ और कॉपर के साथ खुद ही रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए हम इसके बीच में हमेशा हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, जो इनर्ट हो, जो रिएक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, इन व्हाट आर द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल
KCl, KNO3, अगर अगर जेली एंड NH4Cl इन जिलेटिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बाय द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जब इसमें अभी मैंने बेटा आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक की, और रिडक्शन किसकी हो रही थी? कॉपर की। तो हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहां पर जिंक से जिंक +2 में चेंज हो रहा है, देखो चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से 0 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो हमेशा पहले इसमें क्या, कौन सी रिएक्शन होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मींस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। और जब हम इस टाइप के सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पहले ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक +2, दिस इज ऑक्सीडेशन। और सॉल्ट ब्रिज को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय द डबल वर्टिकल लाइन। डबल वर्टिकल लाइन से हम डिनोट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को, दिस इज द डबल वर्टिकल लाइन। एंड देन रिडक्शन, copper +2 से copper. Okay, now one more thing, main functions of this salt bridge is to it allows only flow of ions through it, ताकि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो सके, और दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, एक तो फ्लो ऑफ आयंस बना के रखेगा, ये जो इसके इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनका फ्लो बनाकर रखेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, students, what do you understand by the term electrode potential? Electrode potential may be defined as the tendency किसी भी element की when it is placed in the contact with its ions to either lose or gain electrons. Means it become positively or negatively charged. Okay, now the characteristics of the electrode potential is both the oxidation and reduction potential are equal in the magnitude but opposite in sign. For example, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी 0.34 वोल्ट होगा, लेकिन उसके साथ साइन नेगेटिव आ जाएगा, मींस -0.34 हो जाएगा। एंड रिडक्शन पोटेंशियल शोज एन increase in the concentration and decrease with decrease in the concentration of ions. It means reduction potential is directly proportional to the concentration. More is the concentration, it means more is the molarity, then more is the reduction potential. Now next topic is cell potential, that is the EMF of cell. EMF ऑफ सेल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, मतलब ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। नाउ स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 8 रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑन द टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज ई स्टैंडर्ड। जब ऊपर 0 हो तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल means it is the electrode potential of an electrode determined relative to the standard hydrogen electrode. means किसी भी और एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा हम किसके विद रिस्पेक्ट टू में फाइंड आउट करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन, अंडर द कंडीशंस। किस किस कंडीशन पे? एक तो नंबर 1 पे टेम्परेचर उस टाइम 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए ईच आयंस इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो SHE क्या है? दैट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज रिलेटेड टू द हाइड्रोजन एलिमेंट, एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑलवेज बी द 0.0 volt. Electrode potential of hydrogen element is 0.00 volt, and at anode the reaction is hydrogen will be changing into the aqueous form of H plus ions, and at the cathode aqueous form of H plus ions changes into the hydrogen gas. Okay, it is a reference electrode and its reduction potential is always be taken as 0 volt at all the temperature, and the conditions already discussed: 1 molar concentration, and temperature is 298 Kelvin, and pressure is 1 bar pressure for each gas.
Now, the next topic is Nernst equation. Nernst equation is E cell equal to E standard cell. बेटा E standard cell कैसे find out करते हैं? Reduction minus oxidation means cathode minus anode minus 0.059 by n log of product over reactant. बेटा ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे रिएक्टेंट होता है, लेकिन प्रोडक्ट में भी हम सिर्फ आयंस देखते हैं, रिएक्टेंट में भी सिर्फ हम आयंस ही लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें न्यूमेरिकल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. Good morning students, welcome to all of you in SD Vidya School Ambala Kent, unit number 3 electrochemistry, video number 9. Students, this video is related to the Nernst equation. Now, what is the Nernst equation? E cell equal to E standard cell minus 0.059 by n log of product over reactant. बेटा what is the value of n? n is the charge. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है या कितना चार्ज में चेंज है. लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. ऊपर प्रोडक्ट वाले आयंस आएंगे, नीचे रिएक्टेंट वाले आयंस आएंगे. ठीक है बेटा. और ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन. ठीक है, मतलब कैथोड माइनस एनोड. ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस एनोड. एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट या फिर चार्ज जितना भी चेंज हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द ई सेल. हमें पता है फॉर्मूला ई सेल का. ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा, ऊपर क्या होता है प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में कौन सा आयन है? Mg+2. रिएक्टेंट ये आयन नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, आयन लेना. प्रोडक्ट में कौन सा आयन है? Mg+2. रिएक्टेंट में कौन सा आयन है? Ag+. और जो उसका कॉफिशेंट होगा ना, वो हमेशा पावर बन जाता है. तो Ag+ की पावर 2. इसके अंदर तो कोई कॉफिशेंट नहीं था, तो इसलिए Mg+2 की पावर 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई स्टैंडर्ड सेल? बेटा ई स्टैंडर्ड सेल फाइंड आउट करने के लिए रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन. बच्ची इस इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन में दी हुई है ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? Mg की. Mg से Mg+2 में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन. रिडक्शन किसकी हो रही है? Ag+ की. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ई स्टैंडर्ड सेल का क्या फॉर्मूला होता है? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन. रिडक्शन किसकी हो रही है? Ag की, और ऑक्सीडेशन Mg की. दोनों वैल्यूज दी हुई हैं. Ag की भी दी हुई है 0.80, Mg की भी दी हुई है -2.37. दोनों वैल्यूज पुट करें बेटा तो आपका सीधा रिजल्ट आएगा 3.17. तो आपके पास ई सेल का जो ये फॉर्मूला था, इसके अंदर अब आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.17. 0.059 बाई n. Mg से Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2 का. Ag+ से Ag में कितने का चेंज है? 1 का. +1 से 0. तो इसलिए इसको 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है ताकि ये चेंज सेम हो जाए. आपने ये देख लेना है दोनों में चेंजेस सेम होने चाहिए. जैसे Mg से Mg+2 में 2 का है, तो Ag+ से Ag में अगर 1 का है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का ही बनाइए, क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में चेंज जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो Mg से Mg+2 में 2 का चेंज हुआ, Ag+ से Ag में 1 का चेंज हुआ, तो आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसको भी 2 का ही बना लिया. तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2. तो बेटा ई स्टैंडर्ड सेल देखो भी हमने फाइंड आउट किया 3.17 वोल्ट. ठीक है, 0.059 बाई n की वैल्यू 2, लॉग ऑफ Mg+2 ओवर Ag+ का स्क्वायर. ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया ना, Ag+ आएगा, जो भी कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा पावर बन जाएगा. तो Mg+2 की बेटा वैल्यू देखो कितनी दी है? 0.130. और Ag+ की कितनी है? 0.0001. तो यहाँ पुट कर दो 0.130, 0.0001, और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा. इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए. आंसर आपके पास आता है log 13 × 10⁻⁶. बेटा log m मल्टीप्लाई बाय n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n. ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास 6 आगे आ जाएगा, क्योंकि पावर हमेशा आगे आ जाती है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है. बेटा log 13 की वैल्यू
इन द प्रीवियस वीडियोस आपको बताई थी कि लॉग की वैल्यू कैसे बताते हैं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.1139 लॉग 13 की वैल्यू। आंसर आ जाएगा आपके पास 2.96 वोल्ट। बेटा लॉग 13 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। लॉग 13 बच्चे, लॉग 13 मीन्स 0.0। बेटा पॉइंट को ना पहले डिजिट तक लेकर आना होता है, मतलब आप यहाँ तक लेकर आ सकते हो, पहले डिजिट के बाद तक। कितना पीछे लेकर आ रहे हो? एक नंबर पीछे लेके आ रहे हो, एक डिजिट पीछे लेके आ रहे हो, तो मतलब 1 पॉइंट। पहले 2 डिजिट का लॉग 13 का लॉग 0 पर देख लीजिए, वो कितना आता है? 1139। ठीक है, तो दिस इज, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट को पहले डिजिट तक लेके आओ, मतलब कितना पीछे लेके आ रहे हो? सिर्फ एक नंबर पीछे लेके आ रहे हो, दैट इज 1 पॉइंट। एंड पहले 2 डिजिट का लॉग तीसरे पर देख लीजिए, लॉग टेबल में 13 का 0 पर देखेंगे तो कितना आएगा? 1139। तो आपके पास यहाँ से ये आ गया है 1139, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? नाउ वीडियो नंबर 10 related to electrochemistry is हाँ जी बेटा, ई सेल बताना है फिर से, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ई स्टैंडर्ड सेल दे दिया। इसमें तो जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बताना था ना, इसमें दे दिया उन्होंने, वैल्यू डायरेक्ट दे दी 1.05 0.059 बाई एन। एन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? Ni से Ni+2 में 2 का, और Ag+ से Ag में 1 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उन्होंने 2 का ही बनाया हुआ है, तो 2 का चेंज हो गया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आयन कौन सा है? Ni+2। रिएक्टेंट में Ag+ और उसका पावर बन जाएगा 2, तो आपके पास आ गया लॉग Ni+2 की वैल्यू 0.160, Ag+ की वैल्यू 0.002। आपने पुट की, सॉल्व किया, लॉग 4 × 10⁴ आया। लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, लॉग m प्लस लॉग n, पावर हमेशा आगे आ जाती है, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। लॉग 4 की वैल्यू बेटा फिर वैसे ही बताएंगे, प्लीज़ लिसन केयरफुली। लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 4, अब बेटा इसमें ना पॉइंट लगा के 2 जीरोस लगानी पड़ेंगी ताकि हम लॉग बता पाएँ। अब बताओ बेटा, पॉइंट को और पीछे तो लेके जा नहीं सकते, इट मीन्स 0 पॉइंट इसमें तो लेकर जा सकते थे, देखो एक डिजिट पीछे लेके जा सकते थे, इसमें और पीछे नहीं लेके जा सकते क्योंकि लॉग को पहले डिजिट तक रखना होता है। ठीक है, पहले तो इसको और पीछे तो लेके जा नहीं सकते पॉइंट को, तो इसका मतलब पहले 2 का 40 का 0 पर लॉग देखिए, दिस इज 6021। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 6021। दिस इज 6021। आंसर अब आपके पास यहाँ से 0.91 वॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन students, mg write the non-Nernst equation and EMF of the following। mg से mg+2 में चेंज हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर में चेंज हो रहा है, ई स्टैंडर्ड दोनों का दिया हुआ है। तो बेटा mg से mg+2 लिखिए, mg से mg+2 एंड कॉपर +2 से कॉपर, कॉपर +2 से कॉपर। पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए बेटा। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? mg की। रिडक्शन कॉपर की। तो ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी हो रही है? कॉपर की। ऑक्सीडेशन mg की। तो कॉपर की वैल्यू माइनस mg की वैल्यू, आपके पास ई स्टैंडर्ड सेल आ जाएगा कॉपर की वैल्यू माइनस mg की वैल्यू से। ई सेल कैसे निकालते हैं? ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ई स्टैंडर्ड सेल आ गया 2.71, 0.059 बाई एन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? mg से mg+2 में 2 का, कॉपर +2 से कॉपर में भी 2 का, तो चेंज सेम होना चाहिए। अब ऐड मत कर देना 2+2, ऐड नहीं करना, बस ये देखना चेंज दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी। mg से mg+2 में भी 2 का, कॉपर +2 से कॉपर में भी 2 का। ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट इज mg+2 डिवाइडेड बाय
Cu प्लस 2, तो Mg प्लस 2 की वैल्यू भी आपको दी हुई है 0.001, कॉपर प्लस 2 की भी दी हुई है 0.0001, तो पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ सेम बेटा सेकंड पार्ट, आयरन से चेंज हो रहा है आयरन प्लस 2 में, मीन्स आप अगर ध्यान से देखें आयरन से चेंज हो रहा है आयरन प्लस 2 में और H प्लस से चेंज हो रहा है H2 में, H प्लस से चेंज हो रहा है H2 में, तो ऑक्सीडेशन आयरन की, रिडक्शन हाइड्रोजन की। आपको पता है ई स्टैंडर्ड सेल का फॉर्मूला, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो वैसे भी कल मैंने आपको बताया था 0 होता है, माइनस आयरन का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है -0.44, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.44 वोल्ट। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0.059 बाई n की वैल्यू बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, Fe से Fe प्लस 2 में 2 का, H प्लस से H में 1 का चेंज है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको भी सेम बना लीजिए, दैट इज 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, Fe प्लस 2, रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, H प्लस, और कॉफिशिएंट उसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। Fe प्लस 2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, दिस कम गिव्स द 0.001 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो आपके पास आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो नंबर 11, the third part of the Nernst equation numerical is Sn to Sn plus 2 and H plus 2 H2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा इसको लिखना है इक्वेशन के अंदर, तो इट मीन्स आप देखिए Sn से Sn प्लस 2 एंड H प्लस से H2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है हमारे पास, Sn की, और रिडक्शन किसकी हो रही है, H प्लस की। तो ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। हमें रिडक्शन किसकी है, हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होता है, 0। Sn का कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Sn का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दैट इज -0.14 वोल्ट, वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया, आंसर विल बी द 0.14 वोल्ट। नाउ ई सेल कैसे बताते हैं, ई स्टैंडर्ड सेल -0.059 बाई n लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ई स्टैंडर्ड सेल हमारे पास है 0.059 एज इट इज n, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है Sn से Sn प्लस 2 में, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और H प्लस से H2 में कितने का है, 1 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको भी सेम बनाना है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। n की वैल्यू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा आयन है, Sn प्लस 2, वो ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, H प्लस, और जो उसका कॉफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाएगा, H प्लस की पावर 2। नो लॉग ऑफ Sn प्लस 2 की वैल्यू 0.050, वो आपने यहाँ पुट कर दी, H प्लस की वैल्यू 0.020 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपके पास आता है लॉग ऑफ 125। नाउ लॉग 125 अब आप कैसे बताएंगे, दिस इज द मेन क्वेश्चन कि लॉग 125 की वैल्यू अब आप कैसे बताएंगे। बेटा मैंने कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे लॉग को लेकर। नाउ लॉग 125 मीन्स लॉग 125.0, अब पॉइंट को पहले डिजिट तक लेकर जाना होता है, पहले डिजिट के बाद तक, मतलब पहला डिजिट क्या है, 1 तक, यहाँ तक लेके जाने के लिए कितना पीछे लेकर गए हो, कितने नंबर पीछे लेके गए, 1 2 डिजिट पीछे लेके गए, तो इट मीन्स 2 पॉइंट। और फिर उसके बाद पहले 2 डिजिट का लॉग, 12 का लॉग 5 पर देख लीजिए, वो कितना आता है, 12 का लॉग, पहले 2 डिजिट का लॉग देखना होता है तीसरे नंबर पर, तो पहले 2 डिजिट मतलब 12 का लॉग 5 पे कितना है, 0969, तो इसका मतलब लॉग 125 की वैल्यू कितनी हुई, 2.0969। बेटा सबसे ज़्यादा जो गलती होती है, जैसे कल मैंने आपको बताया था लॉग 13, तो लॉग 13.0, आप इस पॉइंट को कहाँ तक लेके जाना होता है, पहले डिजिट के बाद तक, कितने नंबर पीछे लेकर गए हो, कितने डिजिट पीछे लेके गए हो, 1, तो डैट इज 1 पॉइंट। सिर्फ आप इसको क्रॉस करके लेके गए हो ना 3 को, दैट इज ओनली 1 पॉइंट, 1 नंबर पीछे लेके गए हो। पहले 2 डिजिट का लॉग तीसरे पर, 13 का लॉग 0 पर, डैट इज 1159 जो भी आपके पास था, ठीक है। ओके, इस ढंग से आपने लॉग बताना है। तो लॉग 125 की वैल्यू ये हो गई आपके पास 2.0969, द आंसर कम्स आउट टू बी 0.078 वोल्ट।
नाउ द फोर्थ पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा जो भी चीज़ प्लेटिनम के साथ होती है ना, प्लेटिनम के साथ यहाँ पर है ब्रोमीन और इधर की तरफ है प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन। जो भी चीज़ प्लेटिनम के साथ है वो हमेशा प्रोडक्ट होएगी। ये दोनों जगह मैंने टिक लगाया हुआ है, ऊपर Br2 के ऊपर भी टिक लगाया है, H2 के ऊपर भी टिक लगाया है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमेशा प्रोडक्ट। जो भी प्लेटिनम के साथ होता है वो प्रोडक्ट होता है। प्लेटिनम के साथ कौन है, Br2 और H2, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। तो Br2 और H2 दोनों प्रोडक्ट हैं। देखिए जरा, H2 एंड Br2 आर प्रोडक्ट। स्पीशीज अटैच विद प्लेटिनम ऑलवेज आर द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब H2 और Br2 प्रोडक्ट हैं। तो बाकी दो चीज़ें हो गई रिएक्टेंट। इसका मतलब Br नेगेटिव और H प्लस, ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। तो अब आप देखिए H प्लस और Br नेगेटिव ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 से, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो 2 से। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी दी है, देखो Br नेगेटिव की कितनी दी है, 0.010 और H प्लस की कितनी दी है, 0.030 और ई स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी दी है, सिर्फ ब्रोमीन की दी है 1.08 वोल्ट। हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है 0 होती है। तो पहले तो हमें बताना तो ई सेल है, लेकिन उसको बताने से पहले हम ई स्टैंडर्ड सेल बताएंगे। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसकी हो रही है, देखिए हाइड्रोजन की, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 0। ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है वो आपको दी हुई है 1.08, तो ई स्टैंडर्ड सेल कितना आ गया, -1.08 वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 का, है ना। देखो Br नेगेटिव से Br में ये 2 से बैलेंस करो ना, तो -2, 2 इंटू -1, -2 से 0, दैट इज 2 का डिफरेंस है। 2 इंटू +1, +2 से 0, ये कितने का डिफरेंस है, ये भी 2 का ही डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई स्टैंडर्ड सेल -0.059/n लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यही होता है ना बेटा। लेकिन देखो, अगर आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में ना तो ये आयन है ना ये आयन है, लेकिन रिएक्टेंट में दोनों ही आयन्स है। जो आयन नहीं ना होते उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे ये H2 और Br2 दोनों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। इसकी 1 इंटू 1, दिस इज नॉट 0.1, दिस इज 1 इंटू 1, ठीक है, 1 × 1, ठीक है। और H प्लस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.030 और Br नेगेटिव की 0.010। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में कोई भी आयन नहीं है, रिएक्टेंट में है सिर्फ। तो H प्लस की वैल्यू भी पुट कर दी, Br नेगेटिव की पुट करने के बाद आंसर आता है log 10 की पावर 8 × 9, log m/n, log m माइनस log n, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, तो पावर हमेशा आगे आ जाती, 8 log 10, 2 log 3, log 10 तो होता ही 1 है। log 3 की वैल्यू कैसे बताओगे, मेन क्वेश्चन इज log 3 की वैल्यू कैसे बताएंगे, ठीक है। n की वैल्यू तो 2 ही आ रही है आपको बताइए। log 3 की वैल्यू ध्यान से देखिए, log 3.00, पॉइंट को और पीछे तो लेकर जा सकते, मैंने बोला हुआ है ना आपको, पहले डिजिट तक रखना होता है पॉइंट को, तो ये और पीछे नहीं लेके जा सकते 0 पॉइंट। जैसे इसमें तो 2 डिजिट पीछे लेके गए थे, 1 2, तो 2 पॉइंट लगा देते। इसमें 1 डिजिट पीछे लेकर गए थे तो 1 पॉइंट लगा देते। इसमें लेकर ही नहीं जा सकते तो 0 पॉइंट लगाएंगे। पहले 2 डिजिट्स का लॉग, तीसरे पर 30 का लॉग 0 पे, दैट इज 4771, 4771, 30 का 0 पे, तो आंसर कम्स आउट टू -1.288 वोल्ट। नाउ वीडियो नंबर 12 रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज, now next question is predict if the reaction between the following is feasible। फिजिबल का मतलब है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। कोई भी रिएक्शन कब पॉसिबल होती है बेटा, जब ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो फिजिबल है। अगर ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो नॉट फिजिबल है। इट मीन्स कि पॉजिटिव ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब आपको ना इसमें ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। फर्स्ट पार्ट है Fe+3 एंड I नेगेटिव, जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में वो हमेशा रिएक्टेंट होगा। तो इसका मतलब Fe+3 और I नेगेटिव ये दोनों रिएक्टेंट है। देखिए Fe+3 एंड I नेगेटिव आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब Fe+3 के कंपैरिजन में दूसरी चीज क्या है, Fe+2, और I नेगेटिव के कंपैरिजन में क्या है, I2। इसका मतलब Fe+2 एंड I2
दीज आर द प्रोडक्ट्स, क्योंकि Fe+3 और I नेगेटिव जो दिया हुआ है वो हमेशा रिएक्टेंट होगा। Fe+3 एंड I नेगेटिव ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रिएक्टेंट। और फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो बाकी की दो चीज़ें बची हुई हैं, जो ऊपर लिखी हुई हैं ना दो चीज़ें, वो हमेशा रिएक्टेंट होंगी। तो Fe+3 एंड I नेगेटिव आर रिएक्टेंट्स एंड Fe+2 एंड I2 आर प्रोडक्ट्स। फिर वही चीज़ ई स्टैंडर्ड सेल निकालो, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। देखो बेटा रिडक्शन किसकी हो रही है, आयरन की, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, आयोडीन की। ठीक है, तो रिडक्शन किसकी हो रही है, Fe की। तो Fe की वैल्यू कितनी है, 0.77, और I नेगेटिव वाले की इसकी वैल्यू कितनी, 0.54। तो दोनों की वैल्यूज पुट करो, आंसर कम्स आउट इन द पॉजिटिव। ई स्टैंडर्ड सेल इज पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन इज पॉसिबल, फिजिबल। Now, next, second part is Ag plus and copper. It means Ag plus और copper दोनों क्या हैं, reactant। देखिए Ag plus और copper दोनों क्या होंगे, reactant। अगर Ag plus और copper दोनों reactant हैं, Ag plus और copper ये दोनों अगर reactant है, Ag plus and copper are reactant, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, copper plus 2 और Ag। देखिए ठीक है, तो फिर आपने वही देखना है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी हो रही है, Ag की, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कॉपर की। तो Ag की वैल्यू आ गई माइनस कॉपर की वैल्यू, आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो इट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। नाउ द थर्ड पार्ट इज Fe+3 एंड Br नेगेटिव। Fe+3 एंड Br नेगेटिव, Fe+3 और Br नेगेटिव दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट। जो क्वेश्चन में दिए हैं ना वो हमेशा रिएक्टेंट है। Fe+3 और Br नेगेटिव, अगर Fe+3 और Br नेगेटिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या हुए, Fe+2 एंड Br2। Fe+2 एंड Br2 आर द प्रोडक्ट्स। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसकी हो रही है, Fe की, और Br नेगेटिव की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये देखो ना 3 से 2 में चेंज हो रहा है, तो रिडक्शन उस का -1 से 0 में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो वैल्यूज पुट करो, आंसर कम्स आउट टू बी -0.32 वोल्ट। माइनस में हो अगर ई स्टैंडर्ड सेल तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, इट मीन्स इट इज नॉट फिजिबल। नाउ फोर्थ पार्ट इज Ag एंड Fe+3 आर रिएक्टेंट। Ag एंड Fe+3 आर रिएक्टेंट। अगर ये दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या हुए, Fe+2 और Ag+। देखिए Fe+2 एंड Ag+। फिर वही देखना है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी हो रही है, दैट इज आयरन की, तो आयरन की वैल्यू आगे, माइनस Ag की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बाद में, ये वैल्यू सबकी दे रखी है आपको, गिवन दैट। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Br2 एंड Fe+2। Br2 एंड Fe+2 जो दिया हुआ है वो हमेशा रिएक्टेंट है। Br2 और Fe+2 आर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या हुए, Fe+3 एंड Br नेगेटिव। Fe+3 एंड Br नेगेटिव, तो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, आंसर इज इन द पॉजिटिव, तो इट मीन्स फिजिबल। बेटा एक चीज बस ध्यान में रख लेना, जो चीजें दी हैं ना, ये और ये रिएक्टेंट है, ये और ये रिएक्टेंट है, ये और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये और ये रिएक्टेंट है, इनके विद रिस्पेक्ट टू में जो दूसरी चीज है, जैसे आयरन +3 के विद रिस्पेक्ट टू में दूसरी चीज क्या है, Fe+2, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। I नेगेटिव के विद रिस्पेक्ट टू में दूसरी चीज क्या है, I2, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। Ag+ के विद रिस्पेक्ट टू में दूसरी चीज क्या है, Ag, तो वो प्रोडक्ट हो गया। जो दिया है वो हमेशा रिएक्टेंट होगा, बस ये बात ध्यान में रखनी है, तभी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा जी एंड द ई स्टैंडर्ड सेल। डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है, -NF ई स्टैंडर्ड सेल। N वही जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हम बताते हैं, F फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 96500 कूलम। ई स्टैंडर्ड सेल कैसे बताते हैं, अभी बताया, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन से। ठीक है, एक तो डेल्टा जी निकालने का ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, -5705.8 लॉग ऑफ Kc। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डायरेक्ट ये फॉर्मूला बस याद कर लें, या तो आप ये याद करो, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT लॉग ऑफ Kc। R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो पुट करने के बाद सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाता है। तो आप ये स्टार मैंने ग्रीन पेन से लगाया है और इसके अंदर भी स्टार लगाया, तो यही दोनों आप डायरेक्ट याद कर लें, यही क्योंकि फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज लॉग Kc का एक और फॉर्मूला है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल ले लेते हैं, इसको और इसको दोनों को इक्वल ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है, -NF ई स्टैंडर्ड सेल -5705.8 लॉग Kc। तो
तो Ne स्टैंडर्ड सेल कम्स आउट टू बी Ne स्टैंडर्ड सेल ओवर 0.059 कम्स आउट टू बी log Kc। 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। डेल्टा जी के 2 फॉर्मूले, माइनस NFE स्टैंडर्ड सेल एंड माइनस 5705.8 log Kc। 2 फॉर्मूले डेल्टा जी के हैं। एक फॉर्मूला log Kc फाइंड आउट करने का है, वो क्या है? Ne स्टैंडर्ड सेल डिवाइडेड बाय 0.059। कल हम इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वीडियो नंबर 13। Students, as you know that the relationship between the delta G and E standard cell is delta G is equal to minus NFE standard cell, or delta G is equal to minus 2.303 RT log of Kc। अगर आप R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर देंगे, क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन इज ट्रू फॉर 298 केल्विन, तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5705.8 log Kc। तो डेल्टा जी का ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो आप डेल्टा जी इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर आपको ई स्टैंडर्ड सेल दिया है तो इससे निकालेंगे। एन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज है, चार्ज में कितना चेंज है, जैसे हमने नर्नेस्ट इक्वेशन में बताया था। F इज द फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96500। ई स्टैंडर्ड सेल आपको निकालना आता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, जैसे हमने ऊपर भी न्यूमेरिकल्स में करा है। नाउ अगर आप दोनों फॉर्मूलाज को इक्वल ले लेते हो तो आपके पास log Kc का क्या फॉर्मूला आ जाता है? Ne स्टैंडर्ड सेल डिवाइडेड बाय 0.059। अब आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको दिया क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc, इसका मतलब आपको Kc बताना है, ठीक है। और आपको n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? कॉपर से कॉपर प्लस 2 में कितने का चेंज है? 2 का। Ag प्लस से Ag में 1 का, तो आपने उसको ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी 2 का हो गया ना चेंज हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 हो गई। ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी है? Ag की, और ऑक्सीडेशन किसकी है? कॉपर की, ठीक है। तो ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालेंगे? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। आपने वैल्यू पुट कर दी, रिडक्शन मतलब Ag वाले की वैल्यू 0.80 माइनस 0.34, आपके पास आंसर आ गया 0.46 वोल्ट। फॉर्मूला लगाएं यही वाला, log Kc इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल n ओवर 0.059। तो आपके पास क्या आ जाएगा? log Kc, n की वैल्यू 2, 0.059 एज इट इज। ई स्टैंडर्ड सेल आपने फाइंड आउट किया हुआ है, log Kc इज दिस। तो Kc क्या हो जाएगा? log जब उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? एंटी लॉग में। अब बेटा एंटी लॉग देखने का तरीका समझिए। पॉइंट के आगे जो भी नंबर होता है, पॉइंट के आगे क्या नंबर है? 15, तो वो हमेशा क्या बन जाएगा? 10 की पावर 15, ठीक है। अगर आपके पास, जैसे आपने एंटी लॉग देखना है ना, एंटी लॉग जैसे आपके पास आया है, आपको देखना है एंटी लॉग किसका? 15.593। तो कैसे निकालोगे? जो भी नंबर पॉइंट के आगे है, पॉइंट के आगे जितना जो भी नंबर हो वो हमेशा 10 की पावर बन जाता है। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, पॉइंट 59 का 3 पे देखो एंटी लॉग, पॉइंट 59 का 3 पे आता है 3917। जो भी आंसर आएगा उसके पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट के आगे जो भी नंबर है वो 10 की पावर बन जाता है। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, पॉइंट 59 का, पॉइंट 59 का 3 पे देख लीजिए एंटी लॉग, वो है 3917। जो भी आंसर आएगा उसके पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सेम, डेल्टा जी बताना है। बेटा आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है ना, माइनस NFE स्टैंडर्ड सेल। n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? जिंक से जिंक प्लस 2 में कितने का चेंज है? 2 का। और कॉपर प्लस 2 से कॉपर में भी 2 का ही चेंज है, तो n की वैल्यू 2। फैराडेज कांस्टेंट 96500। ई स्टैंडर्ड सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। बेटे ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक की। रिडक्शन कॉपर की, ठीक है ना। ये देखो 0 से प्लस 2 में चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन। प्लस 2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन। रिडक्शन माइनस, रिडक्शन किसकी? कॉपर की, माइनस ऑक्सीडेशन इज जिंक की, तो माइनस माइनस से प्लस हो गए 1.10 वोल्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आपने यहाँ पुट कर दिया, आ गया आपके पास। अब आपको Kc की भी वैल्यू बतानी थी। Kc की वैल्यू कैसे बताओगे? आप या तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, log Kc वाला,
एन आपके पास 2 है, ई स्टैंडर्ड सेल भी आपने फाइंड आउट किया हुआ है, या तो ये यूज़ कर लो या ये भी यूज़ कर सकते हो। डेल्टा जी ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया हुआ है और -5705.8 लॉग के सी, तो यहाँ से लॉग के सी आ जाएगा। अब आपको बताया हुआ है के सी अगर इतना आया है तो के सी क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म। जो भी नंबर पॉइंट के आगे होता है वो 10 की पावर बन जाएगा, मतलब 10 की पावर 37। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट क्या हैं, 21, आगे कोई नंबर नहीं, 21 का 0 पे देखना पड़ेगा, ठीक है। 37.21 का एंटी लॉग देखना है बेटा, जैसे मुझे कैसे देखेंगे, पॉइंट के आगे जो भी नंबर है वो 10 की पावर बन जाएगा, 10 की पावर 37। पॉइंट 21 का 0 पे देखो वो कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 1622। जो भी आंसर आया उसके पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, ऐसे ही आपने एंटी लॉग देखना है। Now, the next numerical is calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH equal to 10। बेटा अगर pH 10 है, जब अगर pH 5 होता है तो उसका मतलब H प्लस कितना होता है, 10 की पावर -5। अगर pH 10 है तो H प्लस कितना हुआ, 10 की पावर -10। अगर pH 3 होता तो क्या मतलब होता है H प्लस का, बेटे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, pH अगर बेटा 5 है तो H प्लस कितना हुआ, 10 की पावर -5, ठीक है। अगर pH 3 होता तो H प्लस कितना हो जाता, 10 की पावर -3, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। pH अगर 10 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10, ठीक है। नाउ अब आपके पास H प्लस दिया हुआ है, वही ई सेल बताना था आपको, ई स्टैंडर्ड सेल -0.059 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन, पावर उसकी 1/2, रिएक्टेंट H प्लस, ठीक है। तो ई स्टैंडर्ड सेल हाइड्रोजन के लिए ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू कितनी होती है, दी नहीं होगी कभी भी, 0 होती है हाइड्रोजन के लिए, पहले भी किया हुआ है, 0.059। एन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1, एन की वैल्यू 1 है ना, ये देखो यहाँ पर 1 है, 1 × +1, दिस इज 1, लॉग ऑफ इसका कभी भी जो आयन होता है सिर्फ उसकी वैल्यू दी हुई है H प्लस की, 10 की पावर -10, जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, दिस आंसर्स comes out, okay। Now students, unit number 3, video number 14 of the electrochemistry. Calculate the delta G and Kc if the E standard cell is given। बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एन की वैल्यू कितनी हुई, 6 और 4 में कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का, 2 × -1 -2, और इस पे चार्ज क्या है, 0, तो -2 और 0 में भी 2 का, मतलब ऑक्सीडेशन में भी n की वैल्यू 2 है, रिडक्शन में भी n की वैल्यू 2 है। मैंने आपको पहले ही बोला ऐड मत कर देना, बस ये देखना है कि दोनों तरफ वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में n की, तो n की वैल्यू 2, फैराडेज कांस्टेंट 96500, ई स्टैंडर्ड सेल बाई चांस बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 0.236 वोल्ट, तो आपने पुट कर दिया, आपको डेल्टा जी आ गया। डेल्टा जी का जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें आपने डेल्टा जी की वैल्यू रखी, तो आप के सी भी बता सकते हैं। आपको पता है पॉइंट के आगे वाला नंबर 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर 7, 0.98 का 0 पे देख लो वो कितना है, 9550, पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने एंटी लॉग देखा 7.98 का, कैसे देखोगे, जो भी नंबर पॉइंट के आगे है वो 10 की पावर 7, 0.98 का 0 पे देखो वो कितना आता है, 9550, और पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, 9 पॉइंट। नाउ बेटा CR से CR+3 में कितने का चेंज है, 3 का, CD+2 से CD में कितने का चेंज है, 2 का, तो अब ये चेंज सेम नहीं है, +2 से 0 2 का चेंज है, 0 से +3 3 का चेंज है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ताकि 2 3 जा 6 ये हो जाए, और इसको 3 से करेंगे 3 2 जा 6, बाई जैसे तो क्वेश्चन में ही कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर अगले वाले क्वेश्चन में देखो चेंज कितने का है, 2 से 3 में 1 का चेंज है, +1 से 0 में 1 का चेंज है, मतलब n की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ ऊपर वाले में n की वैल्यू कितनी होगी, 6, क्योंकि CR से CR+3 में कितने का चेंज है, 3 का, CD+2 से CD में कितने का चेंज है, 2 का, तो चेंज को बैलेंस करो, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई
2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, ताकि n की वैल्यू सेम आनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब बेटा इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालेंगे? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी हो रही है? कैडमियम की। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? क्रोमियम की। दोनों की वैल्यूज पुट की, आपके पास ई स्टैंडर्ड सेल आ गया, आपको दी हुई है वैल्यूज, देखिए, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। एन ध्यान रखना बेटा 6 आएगा इसमें, ठीक है। एफ की वैल्यू 96500, ई स्टैंडर्ड सेल आपने फाइंड आउट किया हुआ है। जो आया उसको आपने डेल्टा जी के इस फॉर्मूले में पुट किया, तो लॉग के सी आ जाएगा। बेटा के सी कैसे निकालते हैं? एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म। पॉइंट के आगे वाला 10 की पावर बन जाता है, 10 की पावर 34। पॉइंट 50 का 0 पे देख लो कितना आएगा? 3162। पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। सेम तरीका है सभी न्यूमेरिकल्स का। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो द सेम। बेटा ई स्टैंडर्ड सेल वही, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसकी हो रही है? ए जी की, ऑक्सीडेशन आयरन की। तो ए जी वाली वैल्यू आ गई माइनस आयरन वाली, दिस इज 0.03 वोल्ट। एन की वैल्यू 1 है, फैराडेज कांस्टेंट 96500, 0.03। तो डेल्टा जी जो आया उसको अगर आप दूसरे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लॉग के सी। के सी कितना है? 0.51, मतलब के सी इज द एंटी लॉग ऑफ 0.51। जो भी नंबर पॉइंट के आगे होता है वो 10 की पावर बन जाता है, मतलब 10 की पावर 0। पॉइंट के आगे क्या है? 0, तो इसका मतलब 10 की पावर 0। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, पॉइंट 51 का 0 पे देखो कितना है? 3236। तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बेटा Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रही है और ये Ag की रिडक्शन हो रही है। तो आपको पता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन इज, रिडक्शन किसकी? सिल्वर की, ऑक्सीडेशन जिंक की। आपका सी स्टैंडर्ड सेल आ गया, डेल्टा जी बताना बहुत आसान है, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है Zn से Zn+2? 2 का, ठीक है। तो और Ag प्लस से Ag में भी 1 का चेंज है, लेकिन ये 2 Ag हो गए तो वो भी 2 का ही चेंज हो जाएगा। तो 2 96500, 1.10। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा जूल पर मोल में ही फाइंड आउट करनी है आपने, हमेशा जूल पर मोल में ही आएगी डेल्टा जी की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द कंसंट्रेशन सेल्स। Good morning students. Now the video number 15 related to the electrochemistry on the basis of the concentration cells. बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? एक जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था, ठीक है ना। तो जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया था, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया था। दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग थे, लेकिन अगर ये भी जिंक हो जाता, ये भी जिंक हो जाता और ये भी जिंक सल्फेट, ये भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ऐसे सेल को हम कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते। विद द मतलब सॉल्ट ब्रिज बीच में हम यूज़ करते और दोनों तरफ ही जिंक होता तो हम उसे कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन में फ़र्क होता, कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट होती है। अगर इसकी C1 है तो इसकी C2 होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम मेटल, सपोज करो दोनों ही जिंक मेटल्स हैं, आर डिप्ड सेपरेटली इनटू द 2 सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही जिंक सल्फेट में डिप हैं, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। मतलब दोनों की मोलैरिटी डिफरेंट है एंड द सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे आपका Zn से Zn+2 में चेंज हो रहा है, उसमें क्या था? कॉपर +2 से कॉपर, लेकिन इसमें दोनों ही सेम है, तो Zn से Zn+2, ये भी Zn+2 से Zn, बट इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। और आपको पता है डबल वर्टिकल लाइन किसको शो करती है? सॉल्ट ब्रिज को। अगर मैं इसके लिए नर्नस इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा? ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059/n log ऑफ C1 ओवर C2। अब इसमें बेटा ई स्टैंडर्ड सेल क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी उसी की हो रही है, रिडक्शन भी उसी की हो रही है। तो आपको पता है ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालते हैं? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, जब वैल्यू सेम होगी तो वो माइनस होके 0 आ जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी दिस। अब बेटा अगर इस नेगेटिव साइन को एडजस्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? C2 को ऊपर ले जाओ, C1 को नीचे ले आओ, तो नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज करना, तोड़ना उसके पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज दिए हैं। पहला लॉ है, अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होता है
वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिसिटी के, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज क्यू। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रहने दीजिए। क्यू का वैल्यू क्या होता है? आई इंटू टी, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, करंट इंटू टाइम। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो z आ जाएगा। व्हाट इज दिस z? z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अगर करंट भी 1 हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो। ओके, नाउ when the same quantity of electrolyte is passed through the different electrolytes, the amount of different substances deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent mass. अगर इसका amount W1 है तो उसका equivalent mass E1 होगा, W2 वाले का E2 होगा, तो उनकी ratios जो हैं वो इस तरह से होंगी, W1 by W2 equal to E1 by E2। बेटा कुछ फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। मास डिपॉजिटेड का क्या फॉर्मूला होता है? आई टी बाई एन एफ, मोलर मास ऑफ मेटल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका है? आई टी बाई एफ, एफ क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट। कितनी वैल्यू है? 96500 इंटू अवोगाड्रोज नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23। इलेक्ट्रिसिटी क्या का फॉर्मूला होता है? n इंटू एफ। बेटा कुछ चीज़ों के चार्ज याद कर लो। SO4 पे चार्ज -2 होता है, NO3 पे -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक आधा कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉपर सल्फेट है, इसको अगर मैंने x माना तो सल्फेट पे आपको पता है -2 चार्ज होता है, x की वैल्यू 2 आ गई। मास डिपॉजिटेड बताना है। करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। उसको चेंज कर लो सेकंड में, 10 इंटू 60। एन की वैल्यू ये आ गई ना, चार्ज 2। 96500 मोलर मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है? 63.5। पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ओके, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, आई टी बाई एफ इंटू अवोगाड्रो नंबर। आई कितना है? 0.5। टाइम 2 इंटू 3600, आवर्स हैं, उसको सेकंड में चेंज कीजिए। एफ फैराडेज 96500 इंटू अवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक और क्वेश्चन है। नाउ बेटा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला है? क्या वो इक्वल टू एन एन चेंज। बेटा इसमें निकालो, एक क्रोमियम को अगर आप x मानते हो तो 2 को 2x मानोगे। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बेटा? -2। 7 ऑक्सीजन पे -14 इज इक्वल टू जितना ऊपर चार्ज है। x की वैल्यू आई 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 3, ऊपर वाला चार्ज 3। ओके, एक क्रोमियम में कितने का चेंज है? 6 में से 3 गया, 3। टोटल कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम में कितने का चेंज होगा? 3 इंटू 2 6 का। तो क्या वो इज इक्वल टू एन इंटू एफ। चेंज कितना है? 6 का, एन की वैल्यू 6, एफ फैराडेज 96500, आंसर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली बेटा देखो, Al+3 से Al में कितने का चेंज है? 3 का। ठीक है ना, 3 का चेंज है ना, तो क्या वो इक्वल टू एन एफ, 3 इंटू एफ। ऐसे ही कॉपर +2 से कॉपर में कितने का चेंज है? 2 का, तो एन की वैल्यू 2, क्या वो इक्वल टू एन एफ। MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में कितने का चेंज है? देखिए इसमें देखो, दिस इज x की वैल्यू 2 और यहाँ x, एक ऑक्सीजन में -2 होता है, तो 4 पे -8 इक्वल टू -1, x की वैल्यू 7, 7 - 2 कितने का चेंज हुआ? 5 का, तो क्या वो इक्वल टू एन एफ, 5 इंटू 96500। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वीडियो नंबर 16। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate the charge in the coulombs required for the oxidation of 2 moles of water to oxygen. Water to oxygen मीन्स जब आप वाटर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हो तो इसमें ऑक्सीजन पे चार्ज करेगा x, मानो ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1, तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। और प्रोडक्ट में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर आप x मानते हो तो 2x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। -2 से 0 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 1 मोल के लिए चेंज है 2 का, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है वाटर के 2 मोल्स का, तो इसका मतलब 2 मोल के लिए चेंज कितना हो जाएगा? 4 का। क्या ऊका का फॉर्मूला होता है? n इंटू एफ, 4 इंटू एफ।
Similarly, the second part is FeO converted into the Fe2O3 1 मोल। FeO में Fe को x मानिए, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है तो x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। Fe को x मानिए तो 2x -6, y -6 बिकॉज 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे -6, x की वैल्यू 3। कितने का चेंज है? 2 से 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो इसका मतलब क्या हो? इक्वल टू NF, 1 इंटू एफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बेटा अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास 20, मोलर मास कैल्शियम का 40 इंटू n, CaCl2 में n की वैल्यू कितनी है? आप देखिए जरा, x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो मतलब n की वैल्यू 2। आपके पास आंसर इज 1 फैराडेज। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में इसमें x की वैल्यू 3 है, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास एल्युमिनियम का क्वेश्चन में दिया है 40, मोलर मास होता है 27 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी 4.44 फैराडेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, NiNO3 की ट्वाइस, x -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। मास डिपॉजिटेड का बेटा क्या फॉर्मूला होता है? IT/NF मोलर मास ऑफ मेटल। I मतलब करंट, करंट कितना है? 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? ध्यान से देखिए, टाइम आपको कितना दिया है? 20 मिनट्स दिया है, ये देखिए 20 मिनट्स, तो 20 इंटू 60। एन की वैल्यू कितना चेंज है? 2। F 96500, मोलर मास ऑफ मेटल वो कितना दिया? 58.7। आंसर्स कम आउट टू बी 1.825 ग्राम। मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Good morning students. Now the video number 17 related to the electrochemistry is now last numerical 3 electrolytic cells A, B, C. A में AgNO3 है, B में CuSO4 है, C में ZnSO4 है। तो बेटा आपको पता है Ag का मोलर मास कितना होता है? 108 ग्राम। इसके अंदर x की वैल्यू कितनी आई है? 1, क्योंकि NO3 पे चार्ज -1 होता है, SO4 पे -2, इसमें भी SO4 पे -2, तो इसका मतलब दिस कम्स आउट टू बी 1 फैराडेज। मतलब 108 ग्राम सिल्वर गिव द मतलब कितना चार्ज हुआ उसके ऊपर? 96500 कूलम। एक के लिए कितना होगा और कितने Ag दिए हैं? 1.45, तो उसके लिए आपने बता दिया है। आपको पता है Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, Q आपने निकाल लिया है। करंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.50 एम्पियर, तो टाइम आपके पास आ जाएगा ना। उन्होंने बोला है कि अमाउंट बताओ, मास डिपॉजिटेड बताओ, किस किस का? कॉपर का और जिंक का। तो मास डिपॉजिटेड का क्या फॉर्मूला होता है? IT/NF मोलर मास ऑफ मेटल, ठीक है। I करंट कितना दिया हुआ है? 1.50, और टाइम हमने फाइंड आउट कर दिया 863.7। एन की वैल्यू कॉपर के लिए 2 है, 96500 इंटू मोलर मास ऑफ मेटल, दिस कम्स आउट टू बी 63.5। आंसर इज 0.426 ग्राम। सिमिलरली मास डिपॉजिटेड फॉर द जिंक IT/NF मोलर मास ऑफ मेटल, करंट उतना ही है 1.5, टाइम 863.7। एन की वैल्यू फॉर जिंक दैट इज 2, 96500 as it is. Only the difference is molar mass of the metal. मेटल का मोलर मास जिंक का कितना है? 65.3, और कॉपर का कितना था? 63.5। इसलिए यहाँ 63.5 किया था, यहाँ 65.3 किया है। आंसर कम्स आउट टू बी 0.438 ग्राम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा कॉमर्शियल सेल्स। बेटे क्या होती हैं कॉमर्शियल सेल्स? कॉमर्शियल सेल्स एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच आर यूज्ड कॉमर्शियली टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द कॉमर्शियल सेल्स। Any battery consists of 2 or more than 2 galvanic cells connected in the series where the chemical energy converted into the electrical energy. ठीक है, ये भी एक टाइप के कमर्शियल सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, लेकिन ये कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसमें सबसे पहला है प्राइमरी सेल्स। क्या होते हैं प्राइमरी सेल्स? वो होते हैं जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे जो आप वॉल क्लॉक्स में सेल लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। आप उसको एक बार यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। आपने इसके अंदर ये बात ध्यान में रखनी है, इसमें आपके पास जिंक का सिलेंडर
है एनोड पर, और कैथोड पर इसके अंदर क्या है, व्हाट इज एट द कैथोड, कैथोड पे क्या है, ग्रेफाइट रॉड, और इलेक्ट्रोलाइट इसमें आपने कौन सा यूज़ किया है, पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आपने एनोड पे जिंक सिलेंडर लिया है, कैथोड पे ग्रेफाइट रॉड ली है, और इलेक्ट्रोलाइट ये लिए। और ये सेल हम किस में यूज़ करते हैं, वॉचेस, रेडियोस एंड कैलकुलेटर्स में। बेटा पेपर में क्वेश्चन ही इसी ढंग से आता है, विच सेल इज़ यूज्ड इन द वॉचेस, रेडियोस एंड द कैलकुलेटर्स। फिर उसके बाद बेटा आपने एनोड की रिएक्शन लिखनी है, जिंक की रिएक्शन, Zn से Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, कैथोड पे क्या है, ग्रेफाइट रॉड विद द MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस वाटर। ठीक है, इस सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट। NH3 फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेट, ये जो NH3 बना है ना, ये कभी भी ये NH3 फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज गैस, बट ये जो NH3 है इस जिंक के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बना देता है, ZnNH3 ट्वाइस Cl2, ये लिखा हुआ है Cl2, देखिए ZnNH3 ट्वाइस Cl2। नाउ नेक्स्ट इज अ मर्करी सेल। जो बेटा आपकी हैंड वॉचेस होती हैं ना, उनके अंदर जो सेल यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज अ मर्करी सेल। बिल्कुल छोटा सा सेल होता है, इतना सा बिल्कुल है। ठीक है, जो आपकी हैंड वॉचेस में यूज़ किया जाता है। इसमें एनोड क्या है, जिंक एमलगम, Hg एमलगम। कैथोड पे पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH प्लस ZnO। इसमें भी बेटा आपने ये ध्यान में रख लेना है, एनोड की रिएक्शन आप याद कर लो, Zn2OH नेगेटिव, ZnO वाटर 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन इससे बिल्कुल उल्टी होगी, बस Zn की जगह Hg आ जाएगा। देखो उल्टी कर दो, ये सारी चीज़ इधर और ये इधर, और Zn की जगह Hg कर दो, HgO वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ जाएगा, Hg प्लस 2OH नेगेटिव। जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करोगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड करोगे, तो आप देखो इस रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं आ रहा होगा। दैट इज Zn एज इट इज़, HgO इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ZnO इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, Hg इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल है वो फिक्स रहता है, डेट इज़ 1.35 वोल्ट। इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। ये ज़्यादातर हेयरिंग एड्स और रिस्ट वॉचेस में, रिस्ट वॉचेस मतलब जो हैंड वॉचेस हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं बेटा, जो रिचार्ज हम कर सकते हैं, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है, आप उसको रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो उस टाइप के सेल को आप क्या बोलते हो, डैट इज़ नोन एज अ सेकेंडरी सेल। उसका पहला एग्जांपल आपके पास है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी में बेटा आपके पास PB लेड जो है वो एनोड का काम करता है, और PbO2 किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। तो देखिए ये हमने डायग्राम इसका बनाया है, और H2SO4 एज अ इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए एनोड पे PB रॉड, कैथोड पे PbO2, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4। बेटा जब लेड SO4-2 से रिएक्ट करेगा तो PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। कैथोड में PbO2 प्लस SO4-2 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेंगे। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिख लीजिए। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बना दोगे और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना देंगे, तो ये रिएक्शन किसकी हो जाएगी, रीचार्जिंग की। पहले थी डिसचार्जिंग, अब है रीचार्जिंग। ये सेल्स ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में यूज़ किए जाते हैं। Now students, video number 18 related to the electrochemistry is on the topic nickel cadmium cell. Now next topic is nickel cadmium cell. This is also that is secondary cell, and it is more expensive than the lead storage battery. It is used in the calculators. इसमें एनोड भी तक कैथोड है, कैडमियम है, और कैथोड जो है वो NiO2 है, और इलेक्ट्रोलाइट KOH का सॉल्यूशन है। तो एनोड, कैथोड और दोनों की रिएक्शन लिख लो, CD2OH नेगेटिव से CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या है, NiO2 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से NiOH ट्वाइस प्लस 2 OH नेगेटिव। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करें, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड करें। अगर आप
प्रोडक्ट जो है इसका वो रिएक्टेंट बना देंगे और इसका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना देंगे, तो रिएक्शन उल्टी लिख देंगे मतलब अगर, तो वो रीचार्जिंग के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट इज H2O2 फ्यूल सेल। बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर की फॉर्मेशन करता है, जो कि कंबशन होने के मतलब हाइड्रोजन की कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव द वाटर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल्स आर दो सेल्स विच प्रोड्यूस द electrical energy directly from the combustion of the fuels like H2CO CH4। और क्या क्या ले सकते थे हाइड्रोजन की जगह आप, CO या CH4। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि हाइड्रोजन की जगह पर हम और क्या ले सकते थे, डैट इज CO एंड CH4। तो बेटा इसमें ना जब आप हाइड्रोजन को एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, H2 + 4OH नेगेटिव से 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे O2 + 2H2O से +4 इलेक्ट्रॉन 4OH नेगेटिव। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिख लीजिए। इस सेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया गया था। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि विच सेल इज़ यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो H2O2 फ्यूल सेल है। ये पॉल्यूशन फ्री है, हाई एफिशिएंसी है, वेट इसका बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गैसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कोरोजन दैट इज़ अ स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल ऑन द ड्यू टू द मेटल सरफेस ड्यू टू द अटैक ऑफ एयर, वाटर और मॉइस्चर। तो बेटे इसमें स्टेप 1 दैट इज़ ये पांचों रिएक्शंस आपको इसकी याद करनी पड़ेंगी कि कैसे जंग लगता है लोहे को। H2O + CO2 H2CO3 इट विल द रिवर्सिबल रिएक्शन 2H + CO3 - 2, आयरन से आयरन +2 में चेंज होता है। O2 + 4H +4 इलेक्ट्रॉन से वाटर में, Fe +2 से Fe2O3 में, Fe2O3 में XH2 ऐड करो तो Fe2O3.XH2O बन जाता है। इसको प्रिवेंट करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे बैरियर प्रोडक्शन, दैट इज़ बाय अप्लाइंग पेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एट्सेट्रा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन मतलब किसी ऐसी मेटल की परत उसके ऊपर चढ़ाकर जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो, फॉर एग्जांपल जिंक, दैट process is known as galvanization. Next is electrical protection by connecting the underground iron pipes with the more active metals like the Mg with an electrical wire, या फिर एंटी रस्ट सॉल्यूशंस को यूज़ करके लाइक एल्कलाइन फॉस्फेट्स और क्रोमेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ जब AgNO3 विद Ag इलेक्ट्रोड हो। ठीक है, तो जब आप AgNO3 को Ag में ही लेंगे तो वो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, वाटर H+ और OH नेगेटिव में। ये जो कैथोड में मैंने लिखा है Ag+ का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से कम होता है, इसीलिए Ag+ कैथोड पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, और एनोड पे Ag anode will be attacked by the NO3 negative, hence the Ag anode will be dissolved to form the Ag+ ion in the solution। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सिमिलरली AgNO3 विद द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसके अंदर कैथोड वाला तो सेम है। एनोड पे OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है तो वो OH+ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, फिर वहाँ से वाटर और O2 बन जाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर आता है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4 विद द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सेम कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनती है, पता होना चाहिए। CuCl2 को जब प्लेटिनम में रखते हैं तो क्या होता है, कैथोड पे कॉपर और एनोड पे Cl2। मेनली आपको प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। सिमिलरली कॉपर सल्फेट को जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में रखो और कॉपर सल्फेट को कॉपर इलेक्ट्रोड में रखो, जब कॉपर सल्फेट को कॉपर में रखोगे तो कैथोड पे कॉपर, एनोड पे कॉपर +2। लेकिन अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में रखोगे तो कैथोड पे तो कॉपर ही रहेगा लेकिन एनोड पर ऑक्सीजन गैस आएगी। On the electrolysis of an aqueous solution of NaCl, why hydrogen not Na is liberated at the cathode? Because हाइड्रोजन का H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन से कम होता है।
Now the unit is completed.